आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दलाई लामा, जिन्हें पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक माना जाता है और 1989 में जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है, ऐसा क्या है कि चीन इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। हिमालय के नॉर्थ में स्थित तिब्बत 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक देश है, जिसकी सीमाएं नेपाल, चीन, भारत और भूटान जैसी कंट्री से मिलती हैं। तिब्बत प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लिथियम, यूरेनियम और भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा पठार है। एशिया में बहने वाली कई नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। 7 अक्टूबर 1950 को पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के फाउंडर माओ सेतुंग, जिसे माओ भी कहा जाता है, उनकी सेना के हजारों सैनिक तिब्बत पर हमला कर देते हैं और बहुत से तिब्बती इलाकों को कब्जे में ले लेते हैं। तिब्बत पर चीन के 8 महीनों से जारी कब्जे और तिब्बत पर चीन के बढ़ते दबाव के चलते तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 पॉइंट्स वाले एक विवादित समझौते पर हस्ताक्षर करा, जिससे तिब्बत ऑफिशियल तरीके से चीन का हिस्सा बन गया। दलाई लामा इस संधि को अमान्य मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है ये समझौता उन पर जबरदस्ती दबाव बनाकर कराया गया। दलाई लामा सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने इस 17 पॉइंट्स वाली संधि पर सिग्नेचर करे। 23 मई 1951 को ही तिब्बत ने चीन के इस समझौते पर हस्ताक्षर करा था, जिसे तिब्बतन कम्युनिटी ब्लैक डे के नाम से मनाती है। चीन के कब्जे से तिब्बती लोगों में असंतोष फैला और उन्होंने चीन के राज को मानने से इनकार कर दिया। 1956 से 1959 तक तिब्बत के लोगों का गुस्सा अपने उफान पर था। इसी दौरान तिब्बती लोगों का विद्रोह शुरू हुआ और इसमें हजारों लोगों की जान भी गई। 10 मार्च 1959 को इन सब विद्रोहों के बीच चीन के जनरल झांग जिंगवू ने दलाई लामा को एक डांस प्रोग्राम देखने का इनविटेशन दिया। इनविटेशन की आड़ में ये एक साजिश थी और इस इनविटेशन में जनरल ने ये शर्त रखी और कहा कि दलाई लामा को बिना किसी बॉडीगार्ड के इस इनविटेशन में आना होगा। ये सुन के दलाई लामा के सलाहकारों ने उन्हें वहां जाने से मना करा और उनको ये डर था कहीं चीनी फौज दलाई लामा को अरेस्ट ना करवा दे। इसके साथ साथ बढ़ते खतरे को देख दलाई लामा के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी उन्हें तिब्बत छोड़ के निकल जाना चाहिए। अगर कहीं जाना सबसे सुरक्षित और संभव था तो वो था भारत, और भारत पहुंचना भी आसान नहीं था। उसके लिए भी उन्हें हफ्तों की यात्रा करनी थी। बहरहाल दलाई लामा भारत के लिए निकले। चीनी सैनिकों के बढ़ते खतरे को देखते हुए दलाई लामा रात में ट्रैवल करते और दिन में तिब्बत के गांवों में छिप जाते। कई लोगों को दलाई लामा कहाँ है ये खबर नहीं थी और कई लोग ये मान चुके थे दलाई लामा अब जीवित नहीं है। 26 मार्च 1959 को दलाई लामा एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से मैकमोहन लाइन, जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर को डिफाइन करती है, वो कुछ दिनों की दूरी पर थी। तवांग अरुणाचल प्रदेश के पास भारतीय सेना का एक आउटपोस्ट हुआ करता था। CIA का भारत को एक खास मैसेज था दलाई लामा को भारत में एंटर कराने का। इंडियन गवर्नमेंट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दलाई लामा को सम्मानजनक रूप से भारत में आने दें और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत में एंटर हुए। तवांग में कुछ हफ्ते रुकने के बाद वो मसूरी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पंडित नेहरू से हुई। आगे जाकर दलाई लामा ने धर्मशाला पहुंचकर तिब्बती सरकार का गठन किया और फिर कभी तिब्बत लौट कर नहीं गए। तिब्बत में आज भी उनकी तस्वीर रखना क्राइम है और दलाई लामा चीन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करिए। शुभम कलखुड़िया, बी द चेंज।